हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और इस परिवर्तन यात्रा में साथ सहयोग कर रहे सभी साथियों का मैं हृदय से आभारी हूं। साथियों, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत में है। अनुसूचित जाति के लोगों ने भी पार्टियां बनाई, अनुसूचित जनजाति के लोगों भी पार्टियां बनाई और पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी पार्टियां बनाई और धर्म के आधार पे लोगों ने राजनीति करने के लिए मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट और जैन लोगों ने भी, ईसाई लोगों ने भी पार्टियां बनाई। फिर भी एक पार्टी बनाने के पीछे हम लोगों का क्या मकसद है? तो साथियों, ये मकसद है कि भारत में आज के डेट में विपक्ष खत्म हो गया है। भारत में कोई विपक्ष जिंदा नहीं है। अगर वो विपक्ष होता कोई, तो जो भी हमारे विरोध में कानून बन रहे हैं उसका खुले तौर में मुखालफत करता और सदन में कोई नहीं कर रहा है। और सदन में जानबूझ के अगर बीजेपी के लोग उकसाते हैं तो किसी धार्मिक मसले पे उकसा देते हैं और हमारे लोग धार्मिक मसले में फंस जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान बनाया, इस देश के लोगों को आपस में लड़ाने की योजना पे काम कर रहे हैं और निरंतर लड़ाने के लिए एक एक मुद्दे निकाल के लेके आते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को समझाया, इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को कि धारा 370 हटते ही कश्मीर में, जम्मू में क्या होगा, तो कहा वहां बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, वहां आपको जाने का अवसर भी मिल जाएगा और वहां आप जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। ये इधर सपने दिखाया और अभी तक मात्र आरटीआई से खुलासा हुआ 2 लोग मात्र अभी तक जमीन खरीदे और सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर 2 लोग कौन है। मुझे तो ये यकीन विश्वास है कि टाटा और बिरला, अंबानी जैसे लोग गए होंगे। और साथियों, इसलिए वो धार्मिक मसला पैदा करना चाहते थे कि धर्म के नाम पे भारत में युद्ध हो। लेकिन भारत की प्रजा अब जान चुकी है, भारत की जनता जान चुकी है कि आपके कितने भी बहकावे में आने वाली नहीं है। हिंदू मुस्लिम राइट कराने की बार बार योजना पे काम कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। अभी देखिए, आप तो कानपुर का ही कार्यक्रम उन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज पे भी आ गया। तो मोहम्मद अशफाक अली की ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी गुंडों ने क्या किया, पिटाई किया और पिटाई करने के बाद कहा, बोलो जय श्री राम, छोटी सी बच्ची के सामने। तो ऐसा लगता है कि सारे धर्म का ठेका इन लोगों ने ले लिया, लेकिन मंच के माध्यम से सिद्ध कर देता हूं, इनके पास कोई धर्म की आइडियोलॉजी, विचारधारा नहीं है। इन्हें मात्र इस देश की मूल प्रजा को उलझा के इस देश की संपत्ति बेच के अपना काम निकालना है और इस देश पे हुकूमत करना इनका मकसद है। तो ये उनका ऐसा मकसद कोई नहीं है कि इस देश की तरक्की और विकास करें। अगर तरक्की विकास करने की उनके पास अगर नियत होती तो कोई योजना बनाए होते, निश्चित तौर पे कहीं विकास दिखाई देता, लेकिन ऐसा वर्तमान भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। और जब ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लोग ही रोड पे आ रहे हैं पूरे देश में, चाहे जो भी मुद्दा उठा के देख लिया जाए, नीट के मुद्दे पे जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ज्ञापन देने का, आंदोलन करने का काम किया और बहुजन क्रांति मोर्चा ने काम किया, तो जैसे ही आदरणीय वामन मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल जी का आह्वान हुआ, बहुजन मुक्ति पार्टी सबसे अगले पायदान पे खड़ी रही डंडे झंडे के साथ। इसलिए नीट पे बैकवर्डों को रिजर्वेशन का लाभ मिला। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कड़े मेहनत परिश्रम की वजह से नीट लागू हुआ। तो एक
लेडी हमारे समाज की मंजू यादव ने कहा, ट्वीट करके उनको जवाब दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी, देश में और प्रदेश में कहीं समाजवादी पार्टी के लोग नीट के विरोध में कोई आंदोलन और ज्ञापन किए हो मेरे जानकारी में नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग नाइजीरिया में ज्ञापन दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जो भारत के लोगों को पता नहीं चला? और मोहम्मद अशफाक अली जी की जब पिटाई हुई तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही सबसे पहले उनके घर पहुंची और आज धरने पे बैठी थी। संभवतः FIR हो गया होगा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं। आपने देखा यतेंद्र नाथ गिरी ने भारत के संविधान पर टिप्पणी किया और उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ नए संसद भवन में हम लोग एंट्री करना चाहते हैं और मुस्लिम समुदाय का 99% लोग हिंदू हैं, इसलिए उनके ऊपर भी तलवार लटकाई जाए, हिंदू में काउंटिंग किया जाए। इसके लिए पूरे भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे आई हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई पार्टी आई। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ने सभी जिले पे ज्ञापन देने का काम किया और कहा ऐसे लोगों के खिलाफ FIR किया जाए। और साथियों, आपको और कह के एक खुशी की बात है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रयास सफल रहा। अभी यतेंद्र नाथ गिरी जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग गया, ये श्रेय बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों जाता है? तो अगर देश के आईन के साथ, दस्तूर के साथ अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है तो उसकी लड़ाई मात्र इस देश में बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है, कोई लड़ने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। CA/NRC का मुद्दा हो तो पूरे देश में अगर भारत बंद करने का काम कोई किया तो बहुजन मुक्ति पार्टी रोड पे आंदोलन किया है। तो ये कर रहे हैं हम लोग, लेकिन साथियों हम रोड पे तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सदन में हमारा कोई एक भी शख्स नहीं गया है, इसलिए सदन में जो हलचल होनी चाहिए नहीं हो रहा है। रोड पे लड़ाई लड़ने से कुछ हद तक सफलता मिलती है साथियों। अगर सदन में जाते हैं, एक विरोध पक्ष अगर निर्माण हो जाता है तो हमारे विरोध में बन रहे कानून को हम रोक सकते हैं। अगर हम पूर्व में चोर सरकार बनाते हैं अपना, तो साथियों बहुत सारे कानून जो बनाए गए उनको निरस्त कर सकते हैं। और फिर उन्होंने लड़ाने के लिए योजना बनाई, गौकसी का कानून बनाया, वो भी लड़ाने के लिए योजना बनाया। सोचा इसके विरोध में जब मुसलमान रोड पर उतरेंगे तो मुसलमानों का अकेले शिकार करना आसान हो जाएगा। लेकिन साथियों ये जान रहे हमारे लोग कि ये जो हुकूमत है हमारे एकदम अपोजिट तैयार है, इसलिए लड़ाई भी नहीं हुई। और मैं आपको ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सर्वाधिक गौ का यानी गाय और बैल के मांस की सप्लाई सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। एक तरफ प्रतिबंध लगाने की नौटंकी करते हो, उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का एक ही साथियों कारण है। जो छोटे छोटे लोग काटने और बेचने का काम करते थे, धंधा करते थे, वो उनको नागवार गुजर गया कि हमारे पास इनकम आना चाहिए, इसलिए जो बड़े कत्ल खाने हैं वो खुल रहे हैं और दुनिया को मीट सप्लाई की जा रही है, मांस सप्लाई की जा रही है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सप्लाई करवाया। और यही बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। अब सवाल पैदा होता है साथियों, एक तरफ मां की नौटंकी कर रहे हो, जब मां की नौटंकी कर रहे हो कि मेरी मां है गौ माता जी है, तो उनके कत्ल खाने में जो काटते हैं उनसे चंदा भी लेते हो, यानी मां को मारने का भी चंदा लेते हो। इसलिए सिद्ध हुआ इनकी मात्र नौटंकी है। इनको राजनीति करने के लिए मुद्दे चाहिए, एजेंडे चाहिए। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है और देश को बताने के लिए भी कोई एजेंडा नहीं है। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि आगे क्या करना चाहिए लड़ाने के लिए,
3 तलाक का मसला उन्होंने उठाया, सोचा कि मुस्लिम समुदाय रोड पे आएगा। वो बार बार प्रयास कर रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार में साथियों एक है सांसद जिनका नाम है रवि किशन, जिसको आप भोजपुरी एक्टर मानते हो। उनका पूरा नाम है रवि किशन शुक्ला। वो गोरखपुर से जब आदित्यनाथ योगी जी की सीट खाली हुई तो वहां से जीत के गए। फिर उन्होंने सदन में सोचा कि लड़ाने भिड़ाने का काम करे। लड़ाने के लिए उन्होंने इस देश के, जो इस देश में फसाद नहीं हो रहे हैं, कोई राइट्स नहीं हो रहे हैं, उसको फिर से बढ़ाने के लिए एक कानून के लिए उन्होंने दरख्वास्त किया और सदन पे रखा एक बात, कहा 2 बच्चों से जिसके पास ज्यादा होंगे उनको नौकरी का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए पंचायती राज में। तो साथियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुनाव लड़ने का अधिकार उनसे छीन लिया जाए, ऐसा जब वो बिल प्रस्तुत कर रहे हैं तो साथियों आपको जान के हैरानी होगी कि वास्तव में रवि किशन शुक्ला जी के पास 4 बच्चे हैं। जिसके पास 4 बच्चे हैं वो सदन में 2 बच्चों से ज्यादा की वकालत कर रहे हैं। अगर होगा तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर नैतिकता है, तनिक भी जमीर बची हुई है तो सबसे पहले रवि किशन शुक्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, आदित्यनाथ योगी जी के इनके कैबिनेट मंत्री में 23 कैबिनेट मंत्री में 10 के पास 10 लोगों के पास ऐसे है 2 बच्चों से ज्यादा है, 4 है, 5 है, 6। तो इनकी भी नैतिकता ये है, इनके तब मैं मानता ईमानदार कि वो 10 के 10 साथियों इस्तीफा दे देते और सरकार ना चलाते। इसलिए लड़ाने की योजना पे काम करते हैं। बार बार गर्म करते हैं कि इस देश में मुस्लिम आए बाहर और आने के बाद आराम से भोले भाले अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लास के लोगों को हिंदू बना के उनकी सरकार बना ले, तो ये अब होने वाला नहीं है। ये हम लोग समाज में जागृति फैला रहे हैं। बहुत सारा प्रयास किया गया लेकिन लड़ाइयां नहीं हो रही है। अमन चैन देश में बना रहे, गुलशन देश का खिलता रहे, चमन में हरियाली और खुशहाली आए। साथियों, ये देश हमारा खुशहाल हो, इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? इसकी लड़ाई इस देश में बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है। और राजनीतिक पार्टियों का अगर चरित्र देख रहे हैं तो या तो जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, या तो धर्म के आधार पर कर रहे हैं, या तो क्षेत्र के आधार पर कर रहे हैं, या तो वर्ग के आधार पर कर रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो साथियों इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और धर्म परिवर्तित लोगों को लेकर एक साथ राजनीति कर रही है। और इसमें 3500 जाति के लोग एक साथ काम करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे जाति की पार्टी नहीं है, मेरे वर्ग मेरे धर्म की पार्टी नहीं है। साथियों, अभी तक झूठ के आधार पर सारी राजनीति चली, तो झूठ को बंद करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी काम नहीं कर रही। इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश के जनता के साथ धोखा किया, फरेब किया, चीटिंग किया। उन्होंने कहा था इस देश की जनता के साथ, आश्वासन दिया जनता को और कहा अगर हम सरकार में आते हैं तो भारत देश का जो ब्लैक मनी चला गया है स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में, वो सारा का सारा ब्लैक मनी हम निकाल लाएंगे। और निकालने के बाद उन्होंने कहा कि 15-15 लाख यूं ही अकाउंट में चले जाएंगे। इतना शानदार झूठ बोले। एक तो आसाराम जी थे इस देश में, दाढ़ी बढ़ाए। मैं क्यों कह रहा हूं, उन्हीं के तर्ज पे दाढ़ी बढ़ रही है। और देखिए तो लगता है उनके कॉपी आ गए हैं। इसलिए ये झासाराम जी हैं, जितनी बात बोलते हैं झांसा मारने के लिए, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं देश की जनता के साथ, तो साथियों इस देश की आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। और जब लोगों ने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी 15 लाख तो आ नहीं रहे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश की जनता को ज्यादा खुजली हो गई 15 लाख की, और जो 1000-1500 इनके जेब में होगा वो भी निकाल लेते हैं। और उन्होंने एक
प्लान बनाया और बैंक के बड़े अधिकारियों के पास मीटिंग किया एक साथ। तो बैंक अधिकारियों ने कहा हमारे बैंक पहले से ओवरलोड है, इसलिए हम ज्यादा खाता नहीं खोल सकते। तो कहा एक खाता तो जरूर खोलोगे लेकिन देश की जनता चला नहीं पाएगी, इसकी चिंता मत करो। नाम रखा जीरो बैलेंस पे खाता खोलने के लिए, नाम रखा जन धन योजना। नाम तो ऐसा है कि जनता के लिए धन की वर्षा करने वाला खाता खोला गया। लेकिन साथियों जैसे ही ये खोल लिया गया उसके बाद बैंक को बोला गया कि अब मिनिमम बैलेंस चार्ज काटना शुरू करिए। अब मिनिमम बैलेंस जब चार्ज काटना शुरू करना है तो साथियों सब लोगों ने अपने गाढ़े पैसे जो है, गाढ़े कमाई के, खून पसीने की कमाई का जो 1500 रुपया था वो चले गए अकाउंट में जमा कर दिए और मिनिमम बैलेंस चार्ज काटते काटते अपने आप अकाउंट बंद हो गए। कहा था 15 लाख देने के लिए, उल्टा उन्होंने खून चूस लिया और फिर उन्होंने इस देश की जनता के साथ धोखा किया। तो सोचा अब कैसे करें, अब अगला चुनाव भी लड़ना है। तो चुनाव लड़ने की वजह से उन्होंने प्लान बनाया कि जो इस देश की महिला है उनको सबसे आसान है उनको गुमराह करना। गुमराहियत की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हो जाती है, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया। और प्लान बनाया 50% इस देश में महिलाएं हैं, तो महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि ये जो गैस योजना उन्होंने बनाया उसका नाम रखा उज्ज्वला योजना। और क्यों बनाया गया आप जाते होंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बुद्धिजीवी वर्ग शहरों में जाते होंगे। तो पहले हर शहर में बाटला होता था गैस सिलेंडर का। अब साथियों जो बड़े बड़े शहर बस गए तो कॉलोनियां बस गई, तो उसमें गैस सिलेंडर पाइप से जाने लगा। और जब पाइप से जाने लगा तो पाइप से जाने की वजह से बाटला खाली हो गया। अब सिलेंडर जो है खाली हो गया, उस कबाड़ का भाव हो गया। तो अगर नरेंद्र मोदी जी कबाड़ में बेचते तो भी 100-200 से ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि कबाड़ी लोग भी हो सकता है यहां से सुन रहे हो तो जानते होंगे कि 200 से ज्यादा कबाड़ में नहीं बिकता। तो ये गैस सिलेंडर को उसके बाद उन्होंने कहा कि एक योजना फिर बनाया। एचपी पेट्रोलियम से इंडियन ऑयल के लोगों से संपर्क किया और कमीशन लिया बीजेपी सरकार ने। कहा आप हजारों करोड़ रुपया लगा के प्रचार प्रसार करोगे तब आपकी गैस बिकेगी। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते हुए बने कि गैस सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा है। अब पूरे देश और प्रदेश में अपने दलालों को लगाया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए कमाया, उससे भी कमाया। और उनको कहा अब आपका सरकारी पैसे से प्रचार हो गया। कंपनी वालों को कहा इसके बाद आपको फायदा मिलेगा तब हमको देना। नरेंद्र मोदी जी की जो कंपनी है, एक कंपनी है, ब्रांड कंपनी है उनकी फरेबी और झूठों की। उस कंपनी का नाम है झूठलर जीवी कंपनी। सारे के सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं। और उन्होंने फिर कहा कि अब जो डायरेक्ट आपको सब्सिडी मिलती थी अब डायरेक्ट नहीं मिलेगी, अब आपको पूरा पैसा गैस सिलेंडर का जमा करना होगा। और जब पूरा पैसा आप जमा करेंगे उसके बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। ये योजना बनाया। फिर अगला कानून बनाया, अगला नियम बनाया। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जिन्होंने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन कराया है उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। और उस गैस सिलेंडर का जो दाम था चक्रवृद्धि ब्याज सहित मोदी सरकार ने वसूल लिया। वसूलने के बाद उसके बाद कहा अब आज के बाद सब्सिडी बंद। अब सब्सिडी बंद है, गैस की सब्सिडी बंद हो गई। और एक बड़ी तेज तर्राक मिनिस्टर हैं, अभी भी हैं, स्मृति ईरानी जी। जब 15 पैसे गैस सिलेंडर के रेट बढ़ जाते थे तो गैस सिलेंडर छोटा वाला उठाती थी वो और खाली सिलेंडर और ले आके रोड पे और उस पे उपली वगैरह रख के लकड़ी नौटंकी करने लगती थी कि दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल जब बढ़ते थे तो साइकिल दिखाती थी कि अब हम साइकिल से चलेंगे। और तुरंत इतनी तेज तर्राक नेता
और आराम से चूड़ियां किसको भेजती थी? मनमोहन सिंह जी को, उस समय के प्रधानमंत्री को। अब डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सरसों का तेल का रेट बढ़ गया, आलू प्याज का रेट बढ़ गया, दाल दलहन का रेट बढ़ गया। अब जब सभी रेट बढ़ गए, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, तो अभी चूड़ियां भेजना उनका बंद हो गया है। तो हम इस मंच के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं स्मृति ईरानी को कि आप मंत्री हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके बगल ही उनका रूम है। अब आपको कोरियर करने की भी जरूरत नहीं है, अब आराम से आप जाइए नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से भी 2-4 चूड़ी खरीद लेना, 10-10 चूड़ियां उनके हाथ में पहना दो, क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई चरम पे पहुंच गई। तो साथियों, इसलिए उनको ये कहने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है, ये प्लान बना के सारा कुछ किया जा रहा है। अगला उन्होंने योजना बनाया कि इस देश की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, तो एक योजना उन्होंने और बनाया था नोटबंदी का। नोटबंदी में लोगों ने पूछा नोटबंदी क्यों कर रहे हो, तो श्री 420 श्री आ गए फ्रॉड। प्रधानमंत्री को मैं बोल रहा हूं, सबसे फ्रॉड दुनिया का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। आए, उन्होंने कहा देश में 20% से ज्यादा करेंसी नकली नोट चल रही है, फर्जी हो गई है, इसलिए नकली नोट को बंद करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि 500 की 1000 की नोट इसलिए बंद करेंगे कि भ्रष्टाचार में, तो साथियों क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और घूसखोरी बढ़ चुकी है, इसलिए कि अटैची में कम जगह में करोड़ों रुपया लेके जाया जा सकता है। और अगर ये बंद कर दिया जाए करेंसी, तो 50 की 100 की 10 की 20 की जाएगी, तो बोरे में भर के जाएगी। अगर बोरे में भर के जाएगी तो तुरंत हमारे अधिकारी पकड़ लेंगे, तो भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए नोटबंदी उन्होंने किया। और जब लोगों ने पूछा, अब तो नोटबंदी बंद हो गई, और उन्होंने कहा इससे क्या होगा, ब्लैक मनी जो स्टोर हुआ है वो भी निकल के आ जाएगा बाहर, और ऐसे ही लोगों को फिर से कुछ पैसा मिल जाएगा, देश का भला हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या साथियों, एक भी रुपया किसी का नहीं बढ़ा, ऊपर से 1500 की नोट बंद करने वाले नरेंद्र मोदी जी 2000 की नोट लॉन्च कर दिए। और आए रात को, तो रात को आने के बाद झासाराम कहते हैं अब 2000 की नोट चलेगी। उसके बाद इनकी मीडिया जो है, मीडिया नहीं है, तो विधायक जी के कथन में वो साइडिया है, एक पक्ष की है, ये पत्रकार नहीं है, ये पक्षकार है। नरेंद्र मोदी के द्वारा मैनेज किए हुई मीडिया ने क्या कहा, सुधीर चौधरी का नाम आप लोग जानते होंगे, सुधीर चौधरी जी, अंजना ओम कश्यप जी ने, इन्होंने कहा इस 2000 की नोट में मिनी चिप लगा हुआ है, माइक्रो चिप लगा हुआ है। जैसे ही भ्रष्टाचार करके कोई जमीन के नीचे 10 फीट अगर रखेगा, तो तुरंत मशीन लगते ही बता देगी मशीन कि नोट कहां रखा है, बताएगी टू 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 2000 की नोट। और सुधीर चौधरी इससे भी एडवांस निकल गए, उन्होंने कहा 130 फीट नीचे होगा तो भी नोट पकड़ी जाएगी। और एक और आपको जानकारी दे रहा हूं साथियों, 20% करेंसी अगर फर्जी हो गई थी तो आप करेंसी भारत की बंद कर दिए, और अभी फिर से आरबीआई कह रही 20% करेंसी फिर फर्जी हो गई। अब क्या बंद करोगे? करेंसी, नोट बदलने से, नोट बंद करने से भ्रष्टाचार नहीं बंद होता, भ्रष्ट आप है, क्योंकि इस देश में शासन आपका चल रहा है। अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार बंद हो सकती है। तो साथियों, अगर सरकार चाहे तो मंदिर के सामने जो जूते चप्पल चोरी हो रहे हैं, एक नहीं चोरी हो सकता है। सरकार की सहमति होती है। अगर तुम इस देश में भ्रष्टाचार नहीं बंद कर सकते, इस देश में चोरी डकैती बंद नहीं कर सकते, इस देश में लूट हत्या बलात्कार बंद नहीं कर सकते, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें शासन करने का देश में अधिकार नहीं है। तुम्हें चूड़ी पहन के घर में बैठना चाहिए। दे दो हमें सरकार चलाने के लिए, हम बताते हैं सरकार कैसी चलती है। और ये तुम्हारे जो गुंडे टहल रहे हैं, ये सारे गुंडे 24 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगा।
इसलिए तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इसी डकैत और बदमाशों के भरोसे पे तुम सत्ता पे आए हो। तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है, नहीं तो राष्ट्र आगे बढ़ता, राष्ट्र के अंदर व्यक्ति बढ़ता है। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं, राष्ट्र को पीछे ले जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं रायबरेली वालों से, नरेंद्र मोदी जी को कभी आप बुलाइएगा मत। यहां हो सकता है उनके चेला चापड़ सुन रहे हो, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप रायबरेली में उनको मत बुलाइएगा। क्योंकि हमारे प्रयागराज इलाहाबाद के लोगों ने बुलाया, कहा नरेंद्र मोदी जी आ जाइए, आप आरती कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी आरती करने गए तो हेलीकॉप्टर से जब उड़ने लगे तो पूछा ये क्या दिखाई दे रहा है, तो कहा ये जो सबसे खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं इलाहाबाद जंक्शन। तो नाम रखा प्रयागराज जंक्शन। उसके बाद कहा ये खूबसूरत बहुत लग रहा है, इसकी फाइल भेजो। तो सबसे पहले प्रयाग